मनोहर हिंदी कहानियाँ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। अनन्या पार्किंग में अपनी कार खड़ी करके उतर ही रहा था कि सामने से स्कूटी से उतरती लड़की को देखकर ठगा सा रह गया। उस लड़की ने बड़ी अदा से हेलमेट उतारकर बालों को झटका तो मानो बिजली सी कौंध गई। उसके स्कूटी खड़ा कर आगे बढ़ने तक वो बड़े ध्यान से उसे देखता रहा। सलीके से पहनी हैंडलूम की साड़ी, कंधों तक लहराते काले बाल और एक एक कदम नाप तौल कर रखती गरिमा से भरी चाल उसके व्यक्तित्व को अद्भुत आभा प्रदान कर रहे थे। अपनी मौसेरी बहन के बेटे चिरायु के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए अनन्या उत्सव रिजॉर्ट आया था। वो लड़की भी उत्सव की ओर जा रही थी। अनन्या को कुछ और देर तक उसे निहारने का सुख मिल गया। उत्सव के गेट में घुसते ही वो लपक कर लिफ्ट की ओर दौड़ गई। जब तक अनन्या को होश आता, लिफ्ट ऊपर जा चुकी थी। अनन्या के पास अब इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। पहली बार उसे धीमी गति से चलने के कारण खुद पर गुस्सा आया। जब वो तीसरी मंजिल पर पार्टी वाले हॉल में पहुंचा तो उसी लड़की को अपनी बहन सुजाता से बात करते देख हैरान रह गया। उसे देखते ही सुजाता खिलखिला कर हंस दी। तुम शायद इसी की शिकायत कर रही हो। यही पीछा कर रहा था ना तुम्हारा? ठहरो, अभी इसके कान पकड़ती हूँ, सुजाता नाटकीय अंदाज में बोली थी। मैं खुद कान पकड़ता हूँ दीदी। मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा था। मैं तो चिरायु के जन्मदिन की पार्टी में आ रहा था। कोई मेरे आगे चल रहा हो तो मैं क्या करूँ? मैं ऐसे दिलफेक लड़कों के लटके झटके खूब समझती हूँ। जरा पूछिए इनसे कि ये महाशय मेरे पीछे ही क्यों चल रहे थे? तेज कदमों से चलकर मेरे आगे क्यों नहीं निकल गए थे? अनन्या, तुम्हें अवनी के इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब बोलो, क्या कहना है तुम्हारा? सुजाता को न्यायाधीश बनने में आनंद आने लगा था। ऐसा कोई नियम है क्या दीदी की सड़क पर किसी लड़की के पीछे नहीं चल सकते? अनन्या ने जवाब में सवाल खड़ा कर दिया। नियम तो नहीं है, पर इसे पीछा करना कहते हैं, बच्चू। और इसके लिए दंड भुगतना पड़ता है, सुजाता मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, आपका यही निर्णय है तो मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। अनन्या जोर से हंसा, पर तभी चिरायु आ धमका था और बात बीच में ही रह गई थी। मामा, कितनी देर से आए हो? मेरा गिफ्ट कहाँ है? चिरायु अनन्या की बाहों में झूल गया। अनन्या ने छोटा सा पैकेट निकालकर चिरायु को थमा दिया था। इतना छोटा सा गिफ्ट? चिरायु ने मुंह बनाया। खोल कर तो देख, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चिरायु ने बड़े यत्न से कागज में लपेटा हुआ पैकेट एक झटके में फाड़ा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। ओह वाह, वीडियो गेम? मामा, आप सचमुच ग्रेट हो। पापा, देखो, अनु मामा मेरे लिए क्या लाए हैं। ध्रुव वीडियो गेम को देखने में व्यस्त हो गए। सुजाता भी दूसरे मेहमानों की आवभगत में जुट गई। अनन्या का ध्यान फिर पास ही बैठी अवनी की ओर आकर्षित हो गया। उसके लिए मानो अन्य अतिथि वहां होकर भी नहीं थे। उसका मन कर रहा था कि वो बस अवनी को निहारता रहे। एक दो बार कंखियों से देखते हुए उसकी दृष्टि अवनी से मिली तो लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। जन्मदिन का उत्सव समाप्त होते ही उसने सुजाता से पूछा, दीदी, कौन है वह? पहले तो उसे कभी नहीं देखा। किसकी बात कर रहा है तू? सब कुछ समझते हुए भी सुजाता मुस्कुराई। वही जो आपसे मेरी शिकायत कर रही थी। अनन्या भी मुस्कुरा दिया। तुझे क्या करना है? तू तो विवाह के नाम से ही दूर भागता है। करियर बनाना है। जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते में तो विवाह तो सबसे बड़ी बाधा है ना? सुजाता ने अनन्या के ही शब्द दोहरा दिए थे। पर दीदी, अवनी को देखते ही मैंने अपना ख्याल बदल दिया है। पता नहीं क्या जादू है उसके व्यक्तित्व में। कुछ बताइए न उसके बारे में। यही तो रोना है। जिस अवनी को देखकर तुम सम्मोहित हुए हो उसने अपने चारों तरफ वैराग्य और वासना रहित ऐसा आवरण ओढ़ रखा है कि उस तक पहुंचना कठिन ही नहीं असंभव है। और क्यों ना हो, इस संसार ने भी तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। सुजाता का दर्दीला स्वर सुनकर अनन्या चौंक उठा।
ऐसा क्या कर दिया संसार ने अवनी के साथ? क्षण मात्र में ही अब तक की सुनी हुई समस्त अनहोनी घटनाएं अनन्या के मानस पटल पर कौंध गई। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, हमारे पुराने गौलीगुड़ा वाले घर के सामने डॉक्टर निशीथ राय रहा करते थे। खूब याद है। अनन्या सुजाता की बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा। हाँ, बचपन में बीमार पड़ने पर माँ उन्हीं के पास इलाज के लिए ले जाती थीं। वे हमारे दूर के रिश्ते के चाचा थे। अवनी उनकी बहन सुनंदा की छोटी बेटी है। लेकिन हुआ क्या उसके साथ? अनन्या उतावला हो बैठा। वो उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। 5 वर्ष पहले की बात है। अवनी का विवाह एक बड़े संपन्न परिवार में तय हुआ था। गोद भराई की रस्म के बाद जब वर पक्ष के लोग वापस लौट रहे थे तो उनकी कार को सामने से आते ट्रक ने टक्कर मार दी। उस दुर्घटना में भावी वर और उसके पिता दोनों की मौत हो गई। ओह, कितना अप्रत्याशित रहा होगा यह सब। अप्रत्याशित? यह कहो कि बिजली गिरी थी अवनी और उसके परिवार पर। अवनी तो पत्थर हो गई थी यह सब देखकर। उसके माता पिता सांत्वना देने गए थे पर वर पक्ष ने उनका मुंह भी देखना पसंद नहीं किया। बैठने के लिए पूछना तो दूर की बात है, सुजाता ने बताया। कितना संताप झेलना पड़ा होगा बेचारी को, अनन्या बुझे स्वर में बोला। 2-3 वर्ष इलाज करवाया गया अवनी का, तब कहीं जाकर वो सामान्य हुई। अब भी छोटी सी बात से डर जाती है। जैसे तुम उसके पीछे चल रहे थे पर उसको लगा कि तुम उसका पीछा कर रहे थे। कोई जोर से बोल दे या रात के सन्नाटे के उभरते स्वर, सबसे वो छोटी बच्ची की तरह डर जाती है। माता पिता ने फिर से विवाह की कोशिश नहीं की थी, पर उसके अपशकुनी होने की बात कुछ ऐसी फैल गई थी कि कोई तैयार ही नहीं होता था। माता पिता ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया, ढाढ़सा बंधाया, तब कहीं जाकर फिर से उसने पढ़ाई प्रारंभ की। अर्थशास्त्र में एमफिल करते ही यहाँ महिला कॉलेज में व्याख्याता बन गई। मुश्किल से 6 माह हुए हैं यहाँ आए। कॉलेज के छात्रावास में ही रहती है। कहीं खास आना जाना भी नहीं है। कभी बहुत आग्रह करने पर हमारे यहाँ चली आती है। कितने दुख की बात है। जीवन ने उसके साथ बड़ा क्रूर उपहास किया है। अनन्या को उससे हमदर्दी हो आई थी। जीवन से अधिक क्रूर मजाक तो उसके अपनों ने किया है। 2 बड़े भाई हैं, एक बड़ी बहन है। तीनों अपनी गृहस्थी में इतने मगन हैं कि छोटी बहन के संबंध में सोचते तक नहीं। मेरी बुआ यानी अवनी की माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। एक ओर बीमार पति की तीमारदारी तो दूसरी ओर अवनी की समस्या। उनका हाल पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। सुजाता का गला भर आया। आंखें भीग गईं। जो हुआ बहुत दुखद था, पर दीदी, इसका अर्थ यह तो नहीं कि पूरा जीवन एक दुर्घटना की भेंट चढ़ा दिया जाए। अनन्या को अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। तुम सही कह रहे हो अनन्या, पर यह सब उसे बताएगा कौन? अभी तक तो सबने उसके घावों पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। एक दिन अचानक वो मुझसे मिलने चली आई। बातों ही बातों में पता चला कि तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली तो कुछ छात्राएं उसके सामने पड़ गईं। अवनी को देखते ही वे आपस में ऊंचे स्वर में बातें करने लगी कि आज सवेरे सवेरे अवनी मैडम का मुंह देख लिया है, पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा। यह बताते हुए वो रो पड़ी। सुजाता ने बताया, इस तरह कमजोर पड़ने से काम कैसे चलेगा। उन छात्राओं को तभी इतनी खरी खोटी सुनानी चाहिए थी कि फिर से ऐसी बेहुदा बात कहने का साहस न कर पाएं। अनन्या क्रोध से भर उठा। कहना बहुत सरल होता है, अपनी ही बात ले लो। कुछ ही देर पहले तुम अवनी के व्यक्तित्व से पूर्णतया अभिभूत लग रहे थे, पर मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारे मन में उसके प्रति वही भावनाएं होंगी। सुजाता व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली। आपके इस प्रश्न का उत्तर अभी तो मेरे पास नहीं है। सब कुछ जानने समझने के लिए समय तो चाहिए न दीदी। अनन्या के हर शब्द में गहराई थी, अवनी के प्रति सहानुभूति थी। सुजाता बस मुस्कुरा कर रह गई थी। अनन्या के जाने के बाद सुजाता सोच में डूब गई। उसके मन में विचारों का तेजी से मंथन चल रहा था।
कभी वो अनन्या के बारे में सोचती तो कभी अवनी के बारे में। कब तक यूं ही बैठी रहोगी? ढेरों काम पड़े हैं। तभी ध्रुव ने उसकी तंद्रा भंग की। क्या करूं? फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। पता नहीं अवनी को कोई सहारा देने का साहस जुटा पाएगा या नहीं। निराश स्वर में बोल सुजाता उठ खड़ी हुई। इस चिंता में घुलना छोड़ दो सुजाता। अवनी पढ़ी लिखी है, समझदार है, आत्मनिर्भर है। धीरे धीरे अपने बलबूते जीना सीख जाएगी, ध्रुव ने समझाना चाहा था। कुछ माह भी नहीं बीते थे कि एक दिन अचानक ही शुभदा मौसी का फोन आ गया। इधर उधर की बात करने के बाद वे बोली, क्या कहूं सुजाता, मन रोने को हो रहा है। पर सोचा पहले तुमसे बात कर लूं। शायद तुम ही कोई राह सुझा सको। क्या हुआ मौसी, सब खैरियत तो है? सुजाता बोली, मेरी कुशलता की इतनी चिंता कब से होने लगी तुम्हें? काश तुमने मुझे समय से सचेत कर दिया होता। क्या कह रही हो मौसी? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। सुजाता परेशान हो उठी। मैं उस मुई अवनी की बात कर रही हूँ। पता नहीं कब से प्रेमलीला चल रही है दोनों की। अब अनन्या जिद ठाने बैठा है कि विवाह करेगा तो अवनी से ही, नहीं तो कुंवारा रहेगा। मेरा विश्वास करो मौसी, मुझे तो इस संबंध में कुछ भी पता नहीं है। पर अनन्या तो कह रहा था कि वो अवनी से पहली बार चिरायु के जन्मदिन पर ही मिला था। उस समारोह में तो बहुत से लोग आमंत्रित थे। कहाँ क्या चल रहा था मैं कैसे बता सकती हूँ। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, पर अब तो कुछ करो सुजाता। मेरा तो एक ही बेटा है, उसे कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। शुभदा फोन पर ही रो पड़ी। ऐसा मत बोलो मौसी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या पता इसमें भी कोई अच्छाई ही हो। सुजाता ने उन्हें ढाढ़ से बंधाया। इसमें क्या अच्छाई होगी? मेरी तो सारी उंगलियों पर पानी फिर गया। इससे तो अनन्या कुंवारा ही रह जाता तो मैं संतोष कर लेती। सुजाता, वादा कर कि तू अनन्या को समझा लेगी। ठीक है, मैं प्रयत्न करूंगी मौसी, पर कोई वादा नहीं करती। तुम तो जानती ही हो आजकल कौन किसकी सुनता है। जब अनन्या तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो मेरी क्या मानेगा? सुजाता ने अपनी विवशता जताई थी। प्रयत्न करने में क्या बुराई है? तुझे तो बहुत मान देता है, शायद मान जाए। अपनी मौसी के लिए तू इतना भी नहीं करेगी? शुभदा ने जोर डालते हुए कहा था। क्यों शर्मिंदा करती हो मौसी? मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। सुजाता ने शुभदा को आश्वस्त तो कर दिया, पर अति व्यस्तता के कारण अगले 2 महीने तक अवनी और अनन्या से मिलने तक का समय नहीं निकाल पाई। पर एक दिन अचानक शुभदा मौसी को आया देख उसके आश्चर्य की सीमा न रही। आओ मौसी, तुम्हारा फोन आने के बाद व्यस्तता के कारण अनन्या से मिलने का समय ही नहीं निकाल पाई। मैं आज ही अनन्या से मिलने की कोशिश करूंगी। सुजाता मौसी को अचानक आया देख वो अचकचा कर बोली। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं बेटी, मैं तो उन दोनों के विवाह का निमंत्रण देने आई हूँ। अनन्या को बहुत समझाया बुझाया लेकिन वो माना ही नहीं। पता नहीं उस जादूगरनी ने क्या जादू कर दिया। बेटे की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। शुभदा मौसी भरे गले से बोली और निमंत्रण पत्र देकर उल्टे पांव लौट गईं। बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें रोक नहीं पाई सुजाता। शायद वे अनन्या और अवनी के विवाह के लिए सुजाता को भी दोषी मान रही थीं। शुभदा मौसी तो निमंत्रण पत्र देकर चली गईं, पर सुजाता के मन में बेचैनी हो रही थी कि आखिर अनन्या क्यों अवनी के बारे में सब कुछ जानने के बाद विवाह के लिए राजी हो गया, और अवनी कैसे अपनी पुरानी यादों को भूलकर विवाह के लिए तैयार हो गई। सुजाता ने अनन्या और अवनी से बात की तो दोनों ने ही कहा, दीदी, हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लिया है। साथ ही हम यह भी समझ गए हैं कि शकुन अपशकुन कुछ नहीं होता। जीवन साथी अगर अच्छा हो तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। अतः एक दूसरे को समझने के बाद ही हमने शादी का फैसला लिया है। सुजाता ने अपने में कई ताजगी का अनुभव किया। अनन्या और अवनी का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ था। यद्यपि शुभदा मौसी किसी अशुभ की आशंका से सोते हुए भी चौंक जाती थीं।
अनन्या और अवनी के विवाह को अब 5 वर्ष का समय बीत चुका है। 2 नन्हे मुन्नों के साथ दोनों अपनी गृहस्थी में कुछ ऐसे रमे हैं कि दीन दुनिया का होश ही नहीं है उन्हें। पर शुभदा मौसी हर परिचित को यह समझाना नहीं भूलती कि शकुन अपशकुन कुछ नहीं होता। यह तो केवल पंडों का फैलाया वहम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने विचार प्रकट करने के लिए कमेंट कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो डालने पर आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।